वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर है। आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू दूंगा। इसके अलावा मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में सेशन में डिस्कस करूंगा। देखिए जी, इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली जब हम देखते हैं कि जब इकोनॉमिक्स की फील्ड में एवोल्यूशन हुई, यानी उसके अंदर तरक्की आई, उसके अंदर ग्रोथ बढ़ी, जब उसने ग्रोथ की, जब उसकी कैपेसिटी ग्रोथ होने लगी और उसको जो है ना मजीद हमारे पास जो है वो वेव्स आने लगी, जिससे हम इकोनॉमी लेवल पर हम देखते रहे, तो वो जो उसका एवोल्यूशन हुई, उसके बढ़ाव हुआ, तो उसके बढ़ाव में बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ी, जिनको हम इनकाउंटर करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। बेसिकली ये वो ब्रांच है जो बात करती है एग्रीगेट लेवल के ऊपर। अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे वो एक सिंगल यूनिट के ऊपर बात करती है, सिंगल यूनिट के ऊपर बात करती है, मगर ये जो बात करती है ये बात करती है एग्रीगेट लेवल के ऊपर। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जो है वो सबसे ज्यादा ये डील करती है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के ऊपर डील करती है। इसके अलावा ये जो जो हम देख, सिंगल यूनिट क्या होता है, एक फिल्म होती है। ठीक है, इसी तरह एक फिल्म होती है सिंगल यूनिट, और जब हम उसको कलेक्शन ऑफ फिल्म्स देख लेते हैं तो वो हमारा एग्रीगेट हो जाता है। यानी हम कलेक्शन ऑफ फिल्म्स को देख लेते हैं कि यार जो हमारे पास कंट्री में फिल्म्स काम कर रही हैं, जो काम कर रही हैं फिल्म्स, वो किस तरह से डील कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ पे काम ये होता है, हम इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जब इकोनॉमी की फील्ड इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो वो बढ़ने का सिलसिला क्या बना इकोनॉमी की फील्ड का, कि वो जो जो लेवल हम पहले देखा करते थे इकोनॉमी के अंदर, वो लेवल खत्म हो गया। उसकी वजह क्या हुई कि जब हमारे पास गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल पर मैटर्स क्रिएट हुए। अच्छा, ये हुआ क्या कि 1930 में एक रिसेशन आया। ठीक है, 1930 में एक रिसेशन आया। जब वो रिसेशन आया तो उस रिसेशन की वजह से क्या हुआ कि जो यूएस की गलियां थी उनमें लोग जो हैं वो जॉब ढूंढते फिर रहे थे, तलाश करते फिर रहे थे। ठीक है, उन्हें जॉब नहीं मिलती थी सुटेबल, और उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट थी वो पूरी तबाह हो गई। ठीक है, और जब वो स्टॉक मार्केट तबाह हुई और उसके बाद जब वो मामला इस हद तक खराब हो गए कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही लोगों को, लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढते फिर रहे हैं, और जब उनके पास ये हालात हो गए कि मार्केट उनकी वॉल स्ट्रीट जो है वो एक तरह से बिल्कुल क्रैकडाउन हो गई, जिस सूरत में क्रैकडाउन हुई, ये वो ईयर था जिस ईयर के अंदर ऐसा हुआ। तो फिर इकोनॉमिस्ट ने इस बात पर सोचने पर गौर किया कि ऐसी क्या वजूहात थी जिससे हमें ये चीज फेस करनी पड़ी। तो जब वो वजूहात को डायग्नोज करना शुरू किया तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का अमल बीच में आया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो बीच में आई। तो गवर्नमेंट जब बीच में आई तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ा कि उसको स्टडी करना है कंप्लीट कंट्री को। ठीक है जी, कंप्लीट कंट्री को। ठीक है जी, तो उस कंप्लीट कंट्री को स्टडी करने के लिए उन्होंने इस ब्रांच का जो है वो इंतखाब किया। इसको हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा, इकोनॉमिक्स कहा। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये ब्रांच आपकी किस चीज से डील करती है, बेसिकली ये डील करती है अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, ठीक है, मैटर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीगेट प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीगेट प्रोडक्शन, मैं इसके आगे एजी लिख रहा हूं, उसका मतलब है एग्रीगेट प्रोडक्शन। और इसके अलावा ये कंजप्शन से भी डील करती है। अच्छा, जब ये हुआ कि जो लोग थे उन्होंने नौकरियों की तलाश शुरू कर दी, जब लोगों ने नौकरियां ढूंढना शुरू कर दी, तो प्रॉब्लम ये आया कि मार्केट जो प्रोडक्शन सेक्टर पे था और जो कंजप्शन सेक्टर पे था, वहां बहुत बुरी तरह जिसे कहना चाहिए तहलका मच गया एक तरह से मार्केट में। बिल्कुल उसको जो है वृक कंडीशन में आके खड़ी होगी प्रोडक्शन और कंजप्शन। क्योंकि देखिए जी, कंजप्शन कब होती है, जब आपके पास सप्लाई ऑफ मनी होगी तो कंजप्शन होगी, और जब कंजप्शन होगी तो ऑलमोस्ट ये देखिए बेसिकली ये टर्म जो है बेसिकली ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शन करते हैं ईच टर्म से, यानी प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है कंजप्शन से और कंजप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है मनी से, द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर, इकोनॉमिक्स की इस फील्ड के अंदर हम जो है वो तीन मैटर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, वो मेजर मैटर्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन, फोर मैटर्स हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन, कंजप्शन और मनी। ये सब एग्रीगेट लेवल पर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब एग्रीगेट लेवल पर चेक किए जाते हैं, इस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं। यानी ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये मैटर एग्रीगेट लेवल पर डिस्कस करने का नाम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो जिसके अंदर एवोल्यूशन हुई, बढ़ाव आया, वो इसलिए आया क्योंकि जब 1930 के हालात बड़े खराब हो गए और मुल्कों को रिसेशन की पोजीशन में जाना पड़ा, तो उनको ये प्रॉब्लम आई कि अब हम क्या किस तरह से सर्वाइव करेंगे या कैसे जिंदगी को आगे लेकर चलेंगे। तो उन्होंने इस चीज पर सोचना शुरू किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स पे इसको इवेल्युएट किया। फिर कुछ कंट्रोवर्सीज आई जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आई, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि से लॉ था, सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, इस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज जो है वो डील की गई मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे केनेशियन, उन्होंने एक जर्नल लिखा, जर्नल थ्योरी के नाम से एक उनका आर्टिकल आया, आर्टिकल कह सकते हैं या उसको जर्नल कह सकते हैं, कि उनका एक आर्टिकल आया जर्नल थ्योरी के नाम से, और उन्होंने एक तरह से बुक बनाई वो। तो उस बुक के अंदर उन्होंने ये तमाम चीजें जर्नल थ्योरी के अंदर मेंशन की कि जी हमने क्या फ्लॉज थे, क्या कसूर थे, क्या पोजीशन थी। तो जेएम काइंस जो थे, जेएम काइंस यहां पर ये मॉडर्न यानी इसके फादर समझे जाते हैं। जेएम काइंस जो हैं वो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कंसीडर किए जाते हैं एक तरह से। अगर हमको देख लेते हैं, उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो उनका लिटरेचर, जितना भी लिटरेचर है वो डील करता है किस चीज से? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, और बहुत ज्यादा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना रिजल्टिंग जिसे कहना चाहिए कि उनका बहुत सारा मटेरियल है जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जेएम काइंस को हम एज ए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, क्योंकि वो एक उन्होंने ऐसा काम किए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में जिसके अंदर हमारे पास जेएम काइंस की बहुत सारी थ्योरीज को हम अभी लेटर जब हम उसको मजीद एवेल्युएट करेंगे, उसको मजीद एलोबरेट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हम लाजमी तौर पे जेएम काइंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो जेएम काइंस की थ्योरीज से ही रिलेटेड हम उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज आई, फिर उनकी कंट्रोवर्सीज को रिमूव किया गया, फिर उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को रिमूव किया। तो ये स्कूल ऑफ थॉट, जेएम काइंस जो है वो स्कूल ऑफ थॉट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इनकी जो इनकी नजर फिक्र रखने वाले लोग जो थे, जो जेएम काइंस के रखने वाले थे, वो जेएम काइंस थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक हुक्स साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन जो इसकी बुनियाद जिसे कहो कि डाली गई वो जेएम काइंस ने डाली, और जेएम काइंस को हम इसका एक तरह से कहते नहीं है, लेकिन लिटरेचर में इसका फादर जो है वो जेएम काइंस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि मोस्टली थ्योरीज जो है वो जेएम काइंस की थ्योरीज से मिलती जुलती हैं। बाद में इसमें मजीद साइंटिस्ट ऐड होते गए, जैसे फिलिप्स आ गए, फिलिप्स के बाद और मजीद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है इसको मजीद एवेल्युएट किया। जब हम इसको एलोबरेट करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या था जी? देखिए जी, जब मार्केट बनी तो मार्केट में क्या था कि दो ही चीजें होती थी, बायर और सेलर। बायर जो है वो खुद ब खुद एक प्रोड्यूसर था, बायर खुद भी एक प्रोड्यूसर था, ठीक है, और वो खुद ही की चीज का कंज्यूमर भी था। तो मार्केट जो थी बहुत शॉर्ट थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट मार्केट हुआ करती थी, और उसमें इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, यानी इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं था, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं था, जिसकी वजह से वो मार्केट को डिस्कस किया जाए मैक्रो लेवल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई साबुन बनाता था तो उसकी साबुन बनाने की हैसियत थी, वो साबुन ही बनाता था, और दूसरा कोई शख्स साबुन बना ही नहीं पाता था, क्योंकि वो अकल के थ्रू अपने काम करता था, और बेसिकली जो हमारी अकल और फहम से हम काम करते थे, उससे हमारी ये मार्केट डेवलप होती थी। ठीक है, मार्केट डेवलप हुई इसी थी कि जो शख्स अपनी अकल से जो चीज बना पाता था
ये बार्टर सिस्टम के अंदर था कि जो शख्स अपनी अकल के मुताबिक जिस चीज को प्रोड्यूस कर सकता था, या जिस चीज में उसकी पावर थी कि वो उसको हासिल कर सकता है, तो वो क्या करता था, वो उस चीज को मार्केट में ले आता था और उसको बेच देता था। और बेचता भी वही था कि एक्सचेंज मैकेनिज्म होता था, तो मार्केट बहुत शॉर्ट थी। लेकिन जब मार्केट बढ़ने लगी, एवेल्युएट करने लगी, बढ़ गई, जब बढ़ी, एवेल्युएट की मार्केट मजीद फैल गई, तो उसमें क्या सिस्टम आया कि उसमें कंपटीशन आ गया। मतलब 2 से 3 लोगों ने उस टेक्निक को यूज करके नई नई चीजें बनाना शुरू कर दी। इनोवेशन आई मार्केट के अंदर। जब इनोवेशन मार्केट के अंदर आई तो ऑलमोस्ट आपका जो लेवल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए कन्वर्ट हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो फील्ड रिलेटेड थी सिंगल यूनिट के ऊपर, लेकिन जब हम मुख्तलिफ यूनिट के ऊपर बात करेंगे तो हम मैक्रो लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, ये इनका एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू देना चाहिए और पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वजूद में कैसे है, इसका क्या सिस्टमैटिकली रीजन है कि ये ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अब जी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इसकी ये होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि डील करती है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और अनएम्प्लॉयमेंट मैटर्स के ऊपर डील करती है। और ये एग्रीगेट लेवल पर करती है, नॉट अ सिंगल लेवल पर करती है, सिंगल यूनिट लेवल पर नहीं करती। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये बनेगी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर जो ब्रांच इकोनॉमिक्स की डील करती है वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कि कंप्लीट डिस्कशन होना, किसी चीज के बारे में कंप्लीटली जानना एग्रीगेट कहलाता है। यानी उसको कहना चाहिए कि वो मुकम्मल तफसील से जानने के लिए और मतलब एक खास एरा के अंदर उसकी सिचुएशन को जानने के लिए आपके पास एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि आपके पास ओवरऑल कंजप्शन, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल सप्लाई। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मगर हम जिसको एलिवेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको क्या है। लेकिन फिलहाल हम इसको ये बता सकते हैं कि ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट भी सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट भी सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड है, मनी भी सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं वो सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ हम क्या करते हैं, सप्लाई किस चीज की बात करते हैं? एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, कंट्री लेवल पे बात करते हैं कि कंट्री जो है वो किस लेवल तक जा रही है और कहां तक उसको कंट्री के अंदर कितनी सप्लाई ऑफ मनी चल रही है और कितनी सप्लाई ऑफ मनी रह गई है। ठीक है, ये डिस्कशन हम यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर करते हैं।